लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ लिए थे। अब हम लोगों ने क्या कि एटम का पढ़ा था, अब हम लोग क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आयंस के देखते हैं। तो देखो जैसे कोई सिंपल आयन है, जैसे सपोज करते हैं आपके पास Na+ का आपको बोले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखो, तो बहुत सिंपल है। जैसे कि देखो Na का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11, तो आप क्या करते हो 1s2 2s2 2p6 3s1, तो ये Na का कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप Na+ करते हो तो आप इसको लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को हटा के क्या कर दोगे 0, तो ये Na+ का क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन। तो आयंस का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के पहले आप लोगों को मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना है कि देखो इलेक्ट्रॉन को जो फिलिंग जो होता है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो फिल कराते हैं वो हमेशा एनर्जी के ऑर्डर में होता है। लो एनर्जी सब शेल पहले बढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं हाई एनर्जी सब शेल को। तो पहले क्या बढ़ा जाता है लो एनर्जी सब शेल को, फिर बाद में क्या बढ़ते हैं हाई एनर्जी सब शेल को। याद तक तो चलो समझ में आ गया। पर जब इलेक्ट्रॉन को निकालने की बारी आएगी तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन किससे बाहर निकलता है, हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से। यह इलेक्ट्रॉन क्या बनेंगे, किससे बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज रिमूव्ड फ्रॉम आउटर मोस्ट मेन शेल। कहां से रिमूव करना है, इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज रिमूव्ड फ्रॉम आउटर मोस्ट मेन शेल। तो आउटर मोस्ट मेन शेल से इलेक्ट्रॉन को हमेशा रिमूव करना है, ये बात ध्यान रखना है। देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूं इसको समझो। सपोज करते हैं हमारे पास है आयरन, तो हम लोगों ने आयरन एटॉमिक नंबर 26 इसको लिखा। दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर इसके आगे क्या होगा 3p6 4s2 और 3d6। ये आयरन का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब आयरन में आउटर मोस्ट सब शेल कौन सा है, तो देखो ये 1 ये 2 और ये 3 है, तो आउटर मोस्ट तो 4 होगा ना, 4 ये 4। तो देखो ऐसे होता था ना K, जैसे K L M N, जैसे K का मतलब होता था 1, L का मतलब अरे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, N का मतलब K का मतलब 1, L का मतलब 2, M का मतलब 3, N का मतलब 4। तो आउटर मोस्ट यहाँ पे जो सब शेल है वो 4s है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर आपको आयरन +2 लिखने के लिए बोला जाए, अगर आपको आयरन +2 लिखने के लिए बोला जाए तो आप इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकालोगे, इससे बाहर नहीं निकलता है। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज रिमूव्ड फ्रॉम आउटर मोस्ट सब शेल, तो वहां से बात करना है। तो अगर आपको Fe+2 लिखना है तो क्या होगा, सो दिस विल बी 1s2 2s2 2p6 एंड फिर आगे 3s2 3p6 एंड क्या होगा इसके आगे 3d6, ठीक है। तो 4s 0 हो गया, 0 को क्या लिखना है, 0 को नहीं लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना है कहां से रिमूव होता है, हमेशा आउटर मोस्ट सब शेल से, वहां से बाहर होगा। अब आपको पता होगा आयरन की 2 स्टेट होती है +2 और +3। तो मान लेते हैं अगर आयरन +3 होता तो अब कहां से बाहर निकलता, अब देखो +3 है तो देखो +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। अब एक और निकालोगे तभी तो +3 बनेगा। तो ये भी 3 ये भी 3 ये भी 3, जब दोनों 3 है, जब ये तीनों 3 है तो आप क्या करोगे इससे बाहर निकालोगे। जब 3 है तो 3 में फिर जो आउटर मोस्ट होगा उससे बाहर। तो याद रखना कि S के बाहर होता है P के बाहर होता है D के बाहर होता है F। मतलब अगर सेम मान लेते सेम आपके पास मेन शेल है, अगर सेम मेन शेल है तो फिर क्या होगा S के बाहर होता है P के बाहर होता है D के बाहर होता है F। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किससे बाहर निकलेगा, इससे बाहर निकलेगा। सो दिस विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5।
दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+3। तो समझ में आप लोगों को आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा आउटर मोस्ट मेन शेल से बाहर निकलता है, और अगर आउटर मोस्ट मेन शेल अगर सेम है तो उस कंडीशन पे S के मतलब सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं S के ऊपर P, P के ऊपर D, तो फिर D से निकालना प्रेफर करते हैं। तो हम लोग चलो इसमें और एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास है लेड 82, एटॉमिक नंबर 82, लेड को लिखते हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? ज़ीनॉन, अरे ज़ीनॉन आएगा। तो ज़ीनॉन के बाद आप लिखोगे 54, आप लिख के देखना इसके आगे क्या होगा? 6s2 4f14 5d10 6p2। ठीक है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो देखो आउटर, याद करो आउटर मोस्ट मेन शेल, तो आउटर मोस्ट तो 6 वाला है ना, 6 वाला, अरे 4 और 5 तो अंदर है। तो अगर आपको lead+2 लिखने के लिए बोला तो आउटर मोस्ट कौन सा है? आउटर मोस्ट देखो इनर गैस को छोड़ दो, उसके अंदर तो निकल ही नहीं पाएगा, आगे की बात करते हैं। S ये 6 है, ये 4 ये 5, तो आउटर मोस्ट मेन शेल कौन सा है? 6 वाला। 6 में भी S और P, तो S से ज्यादा प्रेफर करते हैं P। तो अगर आपको Pb lead+2 लिखना होगा तो ये क्या होगा? ज़ीनॉन 6s2 4f14 5d10। तो चलो यहां तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तो बोलोगे सर 12 निकाल दिया। पर अगर आपको लिखना हो Pb+4, Pb एक्चुअल में कार्बन की फैमिली में नीचे आता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है वैसे वो। तो अब इसको निकालना होगा। सो दिस विल बी ज़ीनॉन, और इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये आउटर मोस्ट है 6, हमेशा याद रखना आउटर मोस्ट मेन शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। S 0 होगा, दो, अरे +2 से +4 का 2 बाहर निकालना होगा, 0 होगा। 0 को क्या लिखना? सो दिस विल बी 4f14 5d10। तो ये हमारा होगा Pb+4 का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया आयंस के कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग इसमें एक टर्म समझते हैं, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? √n+2 bm। bm का मतलब है बोर मैग्नेटॉन, उसका यूनिट है। ऐसे लिख लो, यूनिट पता भी थी कि नहीं पता तब भी चलो कि यूनिट है बोर मैग्नेटॉन। इसमें है क्या? n क्या है? n आपके पास है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। अगर मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है तो इसको बोलते हैं दिस इज डायमैग्नेटिक। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो है, मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? 0 से बड़ा है, नॉन जीरो है, तो इसको बोलते हैं दिस इज पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन आते हैं कि बताना क्या चाहते? देखो बताना ये चाहता है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कुछ मेटल होते हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। जैसे मान लो मेटल है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, और पता होगा कुछ मेटल मैग्नेट की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो वो यही बताना चाह रहा है, जैसे जैसे मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ता है, जैसे जैसे मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ता है किसी भी एलिमेंट की, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, किसी भी एलिमेंट की मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो समझ में आया? As magnetic moment of an element increases, tendency of an element to attract toward the magnet increases. तो मैग्नेट की तरफ उसके अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी बढ़ने लगती है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट 0 आता है तो वैसा स्पीशीज को बोलते हैं डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक क्या होता है? जो मैग्नेट की तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होते, इवन कई बार तो वो रिपल भी करते हैं। मतलब जैसे मान लो मैग्नेट है और आप उसके पास वैसे एलिमेंट को लाकर रख दो जो डायमैग्नेटिक है, उसको 2-3 दिन बाद देखोगे तो हो सकता है थोड़ा सा दूर हो जाए, थोड़ा सा दूर हो जाए, तो वो बल्कि उल्टा थोड़ा बहुत रिपल करता है। तो
तो जो एलिमेंट मैग्नेट की तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होते हैं उनको बोलते हैं डायमैग्नेटिक, और जिनका मैग्नेटिक मोमेंट जिसका नॉन जीरो होता है, मतलब जिसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पैरामैग्नेटिक। तो जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा, तो वैसे वैसे कहेंगे कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। हाँ, अगर n का वैल्यू बढ़ेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा, तो हम ये भी बोलते हैं कि एज मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीजेस पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ अ एलिमेंट आल्सो इंक्रीजेस। तो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी क्या होता है आपका, इंक्रीज करता है। तो जितना ज्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा तो किसी भी एलिमेंट की मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। तो चलो हम लोग बस पे कुछ करते हैं कि क्या है इसका मतलब। तो चलो आयरन को ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 26, तो Ar। देखो लास्ट वाले को करो, अंदर वाले तो सारे पेयर होते हैं, उसकी जरूरत नहीं। देखो समझ जाओ आप, जैसे 4s2 और 3d6। देखो 4s2 तो ये दो एक साथ है, तो दो को बोलते पेयर। अगर कभी भी क्या है कि दो एक साथ, उसको बोलते हैं पेयर, और अगर कहीं अकेला है तो उसको बोलते हैं अनपेयर। बेचारा अकेला सिंगल बोलते ना सिंगल, तो जो सिंगल है वो क्या होगा, अनपेयर। तो देखो 3d6 में 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये तो पेयर्ड, ये काम का नहीं, तो कितने अनपेयर्ड, 1 2 3 4, तो कितने अनपेयर्ड, 4। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, √4 + 2, सो दिस विल बी √24 बोर मैग्नेट्रॉन, जो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4.9 के आसपास होगा, 4.9 बोर मैग्नेट्रॉन, ये इसका वैल्यू होगा। तो समझ में आया, ये इसका वैल्यू होगा 4.9 बोर मैग्नेट्रॉन। तो क्या काउंट करें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिंगल वाले। अगर किसी में मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा तो उसका मतलब वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो जैसे कौन हो सकता है, जैसे आप एग्जांपल देखते हैं, जिंक एटॉमिक नंबर 30। तो ये क्या होगा, दिस विल बी Ar 4s2 3d10। तो देखो 3d10 तो यहां पे सारे के सारे पेयर है, तो n विल बी 0, कोई अनपेयर्ड नहीं, तो n विल बी 0, सो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0, सो दिस विल बी डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक का मतलब ये कि मैग्नेट की तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होगा। तो अगर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा दैट इज डायमैग्नेटिक। तो जिंक इज डायमैग्नेटिक, इसको आप मैग्नेट के पास लेके भी जाओगे तो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलो एक मतलब देखो ऐसा कि सिंपल क्वेश्चन तो आप निकाल ही सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट किसी का भी। तो जैसे किसी का निकालना हो तो चलो एग्जांपल एक कर लेते हैं पहले, कुछ करने के पहले। Fe+3, तो Fe+3 मानते अगर आपको करना है तो Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन होगा, देखो Fe होता है ये होता है आयरन, +3 है तो देखो पहले दो इलेक्ट्रॉन S से बाहर निकलेगा, पता है ना, पहले S से बाहर निकलता भी तो बताया, और फिर इससे एक बाहर निकलेगा तो होगा 3d5। तो 3d5 हो गया, तो ये सारे के सारे अनपेयर्ड। तो कितने अनपेयर्ड है, 5। सो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी √5 + 2 विल बी √35 बोर मैग्नेट्रॉन। तो ये इसका क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो ये सब समझदार होगा। अब हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन करते हैं जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो सारे एग्जाम में आ रखा है। किसमें, जेईई एडवांस, जेईई मेन, नीट, तीनों एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। होता ये कि जो एडवांस में आता है वही बाद में चल के उसी का घिसा पीटा क्वेश्चन जेईई मेन और कहां आता है, नीट में। तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ magnetic moment of Mn
प्लस एक्स इज अंडर रूट 15 is under root 15. Find the value of x. x इसका चार्ज है, वो निकालना है. x इसका चार्ज है. मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25. देखो इसका सॉल्यूशन लिखने के पहले सब लोग वीडियो को एक बार पॉज करना, इसको खुद से ट्राई करना. चार्ज पूछा है कितना होगा, एटॉमिक नंबर गिवन है, मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, उसका चार्ज बताना है. ठीक, सब लोग इसको जरूर ट्राई करना. और देखो ऐसा है कि ट्राई करना, और अगर आप लोगों का आंसर मान लेते हैं कि किसी का आंसर 3 आता है, एक्स का वैल्यू मान लेते हैं किसी ने 3 निकाला, तो इसका मतलब कि आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग या एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है. तो और अगर मान लेते आपने इसका आंसर 2 निकाला, तो इसका मतलब ये कि आप अच्छा कर रहे हो पर बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है. तो इसका जो एक्चुअल में आंसर वो आपके पास 4 है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले भाई वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर इसको ट्राई जरूर करना. तो देखो क्या है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना गिवन है 15. तो मैग्नेटिक मोमेंट का देखो फॉर्मूला होता है n+2, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा √15 के. तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो और सॉल्व करोगे तो n = 3. n3 इसका आंसर नहीं है पहली बात. तो n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. आपसे चार्ज पूछा है तो अलग पूछ कुछ और रहा, बता आप कुछ और रहे हो, तो बताए ना कि आपको फिर थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा अच्छा करो. मतलब अच्छा नहीं आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर. पूछ रहा है चार्ज, आपने निकाल लिया. क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पूछा ही नहीं था. अब हमें चाहिए चार्ज. देखो चार्ज का आइडिया कैसा होगा, इसमें कितने 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसमें क्या है कि यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अब चलो समझ लेते हैं. मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25. तो चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये क्या होगा, दिस विल बी AR, यही होगा. और 4s2 3d5, 4s2 3d5. वन 2 3 4 5. ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. तो देखो क्या है, कितने एम्पेयर चाहिए, 3 एम्पेयर चाहिए. तो अगर मान लो, अब देखो मैग्नीज, अगर आपने इसमें चार्ज किया +1, तो देखो मिस्टेक क्या होती है, लोग जल्दी जल्दी में इलेक्ट्रॉन हमेशा इससे बाहर निकलते हैं, वही गलत हो जाता है. फिर से अगर +1 कर देखो, अच्छा पहले देखो mn पे, पहले देखो mn पे कितने एम्पेयर है, 5. और हमको कितने चाहिए, 3 एम्पेयर चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट ये चाहिए था ना, इसका मतलब हमें 3 एम्पेयर चाहिए थे. तो कितने एम्पेयर चाहिए, 3. तो इसमें कितने एम्पेयर, 5. तो हम लोग देखते हैं कैसे. अगर +1 करोगे तो +1 करने पे इलेक्ट्रॉन किससे बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलता है भाई पहले तो भाई S से बाहर निकलता है. एक बाहर निकल गया. अब तो 6 एम्पेयर हो गए, पहले तो 5 थे, अब और बढ़ गए 6. इसका मतलब कि ये आंसर नहीं है. चलो +2 करते हैं. फिर किससे बाहर निकलता है, अरे S से बाहर निकलता है, 0 हो जाएगा. तो इसका इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया. तो अब कितने एम्पेयर बचे, फिर से 5 बचे, तब तो ये आंसर हो ही नहीं सकता. तो अगर आप पहले इससे निकाल दोगे तो आंसर आपको, मतलब इससे निकाल के अगर आप इससे निकालते तो आपका आंसर आता है 2. वो गलत था, पहले इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेगा, इससे. तो मतलब कि 2 भी इसका आंसर नहीं है. आप जैसे मानते, अगर मैंने अगर इसको 2 की जगह अगर कर दिया होगा +4, मतलब 2 और निकाल दिया +4, तो देखो क्या होगा, 1 और 2. तो मतलब क्या है कि दोनों बाहर निकल गए. तो ये आपके पास है 1 और 2 दोनों बाहर. तो कितने बचे, 3 एम्पेयर बचे. तो अब 3 एम्पेयर बचे, तो 3 एम्पेयर कब बनते हैं, जब कितना चार्ज होगा, +4. तो इसलिए x का वैल्यू कितना होगा, 4. सो आंसर विल बी 4. समझ में आपको आ गया होगा. तो ये एक बहुत पुराना जे एडवांस का क्वेश्चन है, जो अभी सारे एग्जाम में आ चुका है. तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा रुक के करना होता है, थोड़ा सा सोच के करना होता है. तो अब हम लोगों ने क्या है कि मैग्नेटिक मोमेंट भी समझ लिया है. अब हम लोग क्या आते हैं, अब हम लोग आते हैं
सब शेल के स्ट्रक्चर के बारे में और हम लोग समझते हैं वही ऑर्बिटल्स के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि देखो ऑर्बिटल्स होता क्या है, कि ऑर्बिटल्स एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो क्या था, क्या जो ऑर्बिट जो था, ऑर्बिट जो पहले बोर ने जो बताया था, तो वो क्या था, एक सर्कुलर पाथ मींस एक इलेक्ट्रॉन था, उसके अराउंड एक सर्किल में इलेक्ट्रॉन मतलब एक न्यूक्लियस था, सॉरी एक न्यूक्लियस था, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन एक सर्किल में घूम रहा था, तो वो क्या था ऑर्बिट। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब वो सर्किल में नहीं घूमेगा, अब इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस है उसके अराउंड एक कैसे भी घूम सकता है, जैसे कि एक बॉल समझ लो बॉल, तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक स्फीयर में घूमेगा, स्फीयर। तो अगर वो एक स्फीयर में घूमेगा तो अब स्ट्रक्चर किस में जाएगा, 3D में। तो ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट होता है a two-dimensional path around the nucleus where probability of finding the electron is 100%। आप सब लोग इसको लिख लेना, ये मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, क्या होता है ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है, two-dimensional path around the nucleus where probability of finding the electron is 100%। ठीक है, ये ऑर्बिट होता है। अब ऑर्बिटल क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखते हैं, थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नॉर्मली मोर देन 90%। ठीक है, समझ में आया क्या, रिपीट कर देता हूं, 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where probability of finding the electron is maximum normally more than 90%। तो अब हम लोग 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाउंड होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, 100% नहीं होगी। 100% क्यों नहीं होगी, क्योंकि हाइजेनबर्ग के हिसाब से समझ लो कि एक ही टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन निकाल पाना सही नहीं होता। तो आप बस ध्यान देना कि जहां पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी वही आपके पास क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये दोनों का डेफिनेशन में डिफरेंस समझ में आपको आता है। ऑर्बिटल का डेफिनेशन मैंने बता दिया। अब हम लोग समझते हैं कि सबसेल और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस क्या है। तो देखो सबसेल के अंदर ऑर्बिटल एक पार्ट होता है, पहले एस से करते हैं, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले एस सब शेल से, एस सब शेल से स्टार्ट करते हैं। पहले वाले में क्या हो सकता है कि आपको लगे कि सर इसमें क्या अलग हो गया, लेकिन सेकंड वाले से आपको डिफरेंस फील होना स्टार्ट होगा। तो जैसे एस में देखो क्या है, एल का वैल्यू 0, मतलब इसका जो एंगुलर क्वांटम नंबर है, एंगुलर क्वांटम नंबर जो है वो 0, इसका एंगुलर क्वांटम नंबर 0। इसका मतलब यह है कि एस सब शेल में तीनों डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन की फाउंड होने की प्रोबेबिलिटी है। ये समझ में आया, अगर एल 0 होता है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन तीनों डायरेक्शन में मिलेगा। आगे जब एल का वैल्यू 1 आएगा, जैसे कि पी में है, तो उसमें क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में नहीं मिलेगा, वो हम लोग करेंगे आगे। अगर डी में क्या होगा, एल का वैल्यू 2, तो वहां पे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन वहां पे 2 डायरेक्शंस में नहीं मिलते हैं। तो एस में क्या होता है, एल का वैल्यू 0, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन ऑल द डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन ऑल द डायरेक्शंस। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सारे डायरेक्शन में मिलेंगे। अगर सारे डायरेक्शन में मिलेंगे तब एक ही चीज हो सकता है, स्फीयर। अरे स्फीयर के अलावा क्या हो सकता है, स्फीयर, बॉल, स्फीयर, बस वही हो सकता है। तो इसका मतलब एस का जो स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है स्फेरिकल, एक सॉलिड स्फेयर। ये इसका आपका स्ट्रक्चर होता है।
तो मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखा देता हूं। देखो ये एक डायग्राम है, तो अभी हम लोग इसको समझेंगे भी। तो ये एक डायग्राम है, देखो ये पहला ये डायग्राम देखो, ये एक्चुअल में डायग्राम है जो हम लोगों को माइक्रोस्कोप से दिखता है। ये एक्चुअल में डायग्राम है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने इसको ड्रॉ किया, ये एक्चुअल में डायग्राम है जो हमको दिखाई देता है। तो देखो ऐसा था कि समझो जब साइंस कम डेवलप था, तो जब बोर के टाइप, तो उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसने चीजों को देखा नहीं, तो उसने लॉ बनाया, फिर बोला ऑर्बिट। जब धीरे धीरे साइंस डेवलप हो गई, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, तो हम लोगों ने ऑर्बिटल्स को देखना स्टार्ट किया, तो हमको वो दिखता कुछ उस तरीके से। तो ये ऑर्बिटल का एक्चुअल डायग्राम है। तो चलो अब हम लोग उसको समझते, डिटेल में समझते हैं। और तो ये तो चलो एस हो गया कि एस स्फेरिकल होता है। अब देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले करेंगे 1s। देखो सबसे पहले होता है 1s। तो 1s का मतलब क्या होता है, एक न्यूक्लियस। अब देखो ऐसा है कि वो ऑर्बिट कॉन्सेप्ट था जहां पे ऐसा था कि इलेक्ट्रॉन, हमने बोला कि न्यूक्लियस के पास नहीं होता। आप खुद सोचो, अपना फीलिंग से सोचो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, माइनस, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है, प्लस। तो इलेक्ट्रॉन तो उसके पास आना चाहेगा ना, और इलेक्ट्रॉन तो चाहता है ना भाई न्यूक्लियस के पास है, नेगेटिव पॉजिटिव के पास आना चाहेगा, तो वही स्टार्ट करते हैं। तो देखो जहां पे न्यूक्लियस है वहां पे इलेक्ट्रॉन देखो ज्यादा बनाना है, ज्यादा डेंस, एकदम डेंस, भर भर के, और धीरे धीरे कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, और फिर बस ऐसा धीरे धीरे कम। तो न्यूक्लियस के पास ज्यादा और धीरे धीरे कम होता जाएगा, ये होता है 1s। ठीक है, अब देखो फिर 2s क्या होता है, 2s को समझते हैं। तो देखो क्या होता है कि मतलब आप डायग्राम को फिर से एक बार देख लो, जैसे 2s इसमें था एक्चुअल में जो दिखता है। देखो 2s में देखो क्या है, एक बार ये देखो, इसमें ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। तो देखो क्या है इसमें, देखो ये जो लिखा है ये क्या है, 2s। तो देखो पहले इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, फिर एक खाली जगह आती है, फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो ये होता है 2s। तो पहले एक बार इलेक्ट्रॉन मिलता है, फिर एक खाली जगह आता है, फिर 2s। तो ये समझ लो कैसा कि पहले 1s होता है, पहले 1s है, जैसे ऑर्बिट में नहीं था पहला सर्कुलर फिर दूसरा सर्कुलर, वैसे ही पहले भाई 1s चल रहा था, फिर थोड़ा सा खाली स्पेस आता है, और फिर आता है 2s। तो वैसा होता है। तो मतलब कि पहले न्यूक्लियस, और ये जो जगह ये आपके पास ये 1s चल रहा है, ये 1s। अब इसके बाद एक खाली जगह, उसके बाद फिर 2s, उसके बाद 2s का एरिया चालू होगा। तो देखो ऐसा है कि ये जो बाहर लिखा है J2s, और ये जो अंदर लिखा है ये 1s। ठीक है, अब इसमें एक और टर्म समझते हैं, और वो क्या है, देखो जो बीच की जो जगह, बीच की जगह जो खाली है, इसको बोलते हैं वॉइड, या इसको बोलते हैं नोड। नोड मतलब कि खाली जगह, खाली जगह मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। तो अब नोड क्या होता है, अभी लिखते हैं नोड क्या होता है। पहले एक डायग्राम और ड्रॉ कर लेते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं 3s, उसके बाद लिखते हैं। तो देखो क्या है, पहले 1s, फिर एक खाली जगह, फिर 2s, फिर खाली जगह। ये ध्यान रखिए, ये स्फीयर है, स्फेरिकल है, ये 3s। तो ये क्या है, ये 1s, 2s और 3s। ये क्या है, जो अंदर है ये नोड 1, ये अंदर वाला पहला नोड है, और ये क्या है, ये नोड 2। तो इसमें देखो दो नोड होते हैं, नोड 1 और नोड 2। ठीक है, समझ में आया। तो देखो ये है क्या, पहले समझ लो। देखो ये एक बॉल है, एक बॉल, उसके अंदर एक खाली जगह, अरे बॉल के बाद खाली जगह, उसके ऊपर एक बड़ा बॉल।
तो आराम से इमेजिन करो, एक छोटा भारी बॉल, खाली जगह, फिर एक बड़ा बॉल। तो जो खाली जगह होगी वो भी तो स्फेरिकल होगा ना। तो सोचो, दो अंदर की बॉल, बाहर की बॉल, तो खाली जगह स्फेरिकल होगा ना। इमेजिन करो 3D में स्फेरिकल होगा ना ये। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं नोड। क्या होता है ये नोड? तो नोड समझते क्या होता है? नोड, तो नोड क्या होता है? स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। कितना? 0 है, 0। तो याद रखना है, अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या लिखना है? क्या होता है? स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। ठीक है। अच्छा, 1s में नोड था? नहीं था। अच्छा, 2s में नोड था? आप बोलो हाँ सर 1 था 1s और 2s के बीच में। अच्छा, 3s में नोड है? हाँ सर 2 है, 1 और 2 नोड आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको टोटल नोड पूछा जाए तो इसके लिए फॉर्मूला n-1। कैसा लगा फॉर्मूला? n-1। जब 3s तो n का वैल्यू 3, तो 3-1 कितना है? 2, 2 नोड। अगर मान लो 4s होगा तो कितने नोड होंगे? 4-1 3 नोड। तो टोटल नोड का फॉर्मूला क्या होता है? n-1। नोड क्या होता है? स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। ठीक है। एस में क्या होता है? एस का स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है, इलेक्ट्रॉन सारे डायरेक्शन में मिलते हैं। अब चलो एस हो गया, अब हम लोग आगे करते हैं। अब चीजों को इंटरेस्टिंग करने का टाइम आ गया है। पी सब शेल। तो देखो, पी सब शेल होता है। पी में एल का वैल्यू 1 है। तो 1 का मतलब ये है भाई कि इसमें एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब एंगुलर क्वांटम नंबर क्या है? 1। इसका मतलब क्या है कि इसमें इन दिस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फाउंड एट वन एंगल, एट वन एंगल या फिर 1 डायरेक्शन। किसी एक एंगल पे या किसी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। किसी एक एंगल पे, किसी एक डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना है कि नहीं मिलता है। तो ये होता है पी सब शेल। तो पी सब शेल में एक डायरेक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता तब कैसा हो सकता है? तो ऐसे समझो कि एक लाइन मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन इधर मिलेगा और इधर मिलेगा। मीन्स मान लेते हैं कि मेरा हाथ ऐसे, मैंने बोलते कि यहाँ भाई इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो क्या इधर मिलेगा और इधर मिलेगा। तो मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर मिलेगा और इधर मिलेगा, पर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहां नहीं मिलेगा। मीन्स मैंने बोला कि यहां नहीं मिलेगा, या तो इधर मिलेगा या इधर मिलेगा। तो ये कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है, अरे जिम वाला डंबल दिख रहा है। जिम का जो होता है डंबल, जिससे बॉडी बनाते हैं। तो ये क्या है? डंबल। तो ये कैसा दिखाई देगा? डंबल। तो समझ में आ रहा है एल का इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, जब एल 0 था तो इलेक्ट्रॉन हर दिशा में मिलता था। जब एल का वैल्यू 1 आया तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एंगल पे नहीं मिलता है, तो यहां नहीं मिलेगा। ठीक है। तो सो P इज डंबल। ठीक है। अब फिर से रिपीट करते हैं। इलेक्ट्रॉन जहां नहीं मिलता है उसको नोड बोलते हैं। याद करो। इलेक्ट्रॉन जहां नहीं मिलता है उसको नोड बोलते हैं। हाँ, इसको तो नोड बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जहां नहीं मिलता है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, देखो इस एंगल पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो ये आपके पास क्या है? ये है नोड। ठीक है, नोड है ये नोड और वो नोड में कुछ डिफरेंस है, उसको समझेंगे, अभी अलग से समझेंगे। पहले बस लिख लेते हैं नोड। ठीक है, ये नोड।
तो इसका क्या है, स्ट्रक्चर है डंबल। ठीक है, पहले पी का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, उसके बाद नोट को समझते हैं फिर से। तो अब देखो क्या है, पी का स्ट्रक्चर आ गया। तो याद करो मैंने एंगुलर क्वांटम नंबर में क्या लिखवाया, याद करो मैंने क्या क्या लिखवाया। ये एनर्जी के बारे में बताता है। ठीक है, मैंने ये भी लिखवाया शायद कि ये आपका शेप ऑफ सब शेल के बारे में बताता है। याद करो मैंने क्या लिखवाया है। कोई डाउट है तो जाके पढ़ो। एंगुलर क्वांटम नंबर मैंने क्या लिखवाया है, एंगुलर क्वांटम नंबर बताता है आपको किसके बारे में, शेप ऑफ सब शेल के बारे में। तो ये जो स्ट्रक्चर जो आ रहा है स्फेरिकल डंबल, कौन बता रहा है, ये आपको बता रहा है एंगुलर क्वांटम नंबर। तो अगर कोई पूछे कि आपका सब शेल कैसा दिखाई देगा, कौन डिसाइड करता है, तो आप बोलोगे वो डिसाइड करता है एंगुलर क्वांटम नंबर, वो डिसाइड करता है। ठीक है, अब देखो एल का वैल्यू 1, तो एम का वैल्यू -1 0 +1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, याद करो मैंने लिखवाया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल के बारे में। अच्छा ये कितने वैल्यू, 3, तो मैंने क्या कहा था यहाँ पे 3 ऑर्बिटल, जितना एम का वैल्यू उतने ऑर्बिटल, तो कितने ऑर्बिटल, 3। देखो हमको पहले पता चला कि पी सब शेल के बारे में कैसा डंबल पता चल गया। ठीक है, एम का वैल्यू 3 आया, तो मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, उन ऑर्बिटल्स को कैसा अरेंज करेंगे, किस डायरेक्शन में अरेंज करेंगे, वो क्या होता है, डायरेक्शन को बोलते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के बारे में कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देखो 3 एक्सिस होते हैं, तो तीनों के अलॉन्ग इसको अरेंज कर देते थे। तो देखो क्या क्या होगा, तो P में हमने एक को बोलते PX, PY, PZ। तो वो 3 थे, मतलब वैल्यू क्या थी, -1 0 और +1, 3 वैल्यू थी। तो हमको पता चला कि भाई 3 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, और हमको पता 3 ही एक्सिस होते हैं x y z। तो तीनों को एक दे दो, एक को कर दो px, एक को कर दो py, एक को कर दो pz। तो क्या क्या होगा, एक क्या है, ये x एक्सिस है, तो ये है px। ठीक है, ये दूसरा वाला क्या है, ये है py, x और y। जेड एक्सिस नहीं दिखाया तो जेड यहां पर भी दिखा देते हैं। ये जेड एक्सिस, ये pz, px, py। देखो इनको ड्रॉ करते हो क्या है कि थोड़ा सा इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं स्लैंट, अरे स्लैंट नहीं है भाई, ये 3D का डायग्राम, ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये z एक्सिस है। मतलब ऐसे ऐसे स्टूडेंट मेरे को मिल चुके, सर बोलते हैं स्लैंट, अरे स्लैंट नहीं, वो 3D है। 3D मतलब कि अंदर बाहर, अंदर बाहर। बोर्ड 2D में ना, तो 3D को मैं 2D में ड्रॉ किया है। तो समझो क्या है, आपको मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। मेरी इस किताब को ध्यान से देखो, मैं समझाता हूँ क्या है, किताब को बहुत ध्यान से देखना, सबको समझ में आएगा। एक्स एक्सिस, अरे इस लाइन को समझो, ये होता है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, ऊपर नीचे वाला वाई एक्सिस, और देखो ये जो बुक है, ये अंदर बाहर वाला जेड एक्सिस, ऐसा होता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, समझ में आ रहा है, अंदर बाहर जेड एक्सिस। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, देखो एक बार ध्यान से देखो, ध्यान से। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, अब एक को ध्यान से देखो, पहले वाले को, डंबल का एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो देखो क्या होगा, इसको समझ लो सेंटर न्यूक्लियस। तो डंबल इसमें इधर है, इधर डंबल है, और डंबल किधर, इधर, इधर डंबल, इधर। तो जेड वाला बेचारा खाली है, और वाई वाला भी बेचारा खाली है। तो वाई और जेड अगर दो एक्सिस को मिला होगा तो एक प्लेन बनेगा, प्लेन, अरे प्लेन, प्लेन, जैसे ये बुक ना प्लेन, वैसा प्लेन बनेगा। तो देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस,
तो डंबल देखो इसका ऐसा रखा था ना, ये ऐसा डंबल रखा था, तो जेड वाला देखो खाली है, वाई वाला खाली है, तो एक प्लेन बना, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा तो वो प्लेन किसका किसका है, वो प्लेन है भाई जेड एक्सिस का और वाई एक्सिस का। तो इसका मतलब कि px में क्या होता है, y और z मिलके बनाते हैं एक प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, जिसको बोलेंगे नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं मिले इसलिए नोड कहलाता है। एक और चलो समझ लेते हैं इसको ध्यान से देखो, इसको देखो, x एक्सिस, z एक्सिस और y एक्सिस। इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, y एक्सिस के लोग, तो इलेक्ट्रॉन देखो ऊपर मिलेगा, ऊपर डंबल, और कहां मिलेगा, नीचे, ऊपर और नीचे मिलेगा। इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। देखो ये पूरा प्लेन है, कैसा, x एक्सिस और z एक्सिस का प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन कहां मिल रहा है, ऊपर और नीचे। पहले से कंडीशन है कि एक एंगल पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो इसमें क्या करना है कि अगर px होता है तो px में तो क्या होता है आपके पास, जहां होता है y एक्सिस और z एक्सिस, क्या होता है y z फॉर्म नोडल प्लेन। तो किसका नोडल प्लेन होता है, y और z का। अगर p y है तो यहां पे क्या होता है, यहां पे होता है x z फॉर्म नोडल प्लेन, ठीक है। और अगर p z है तो p z में क्या होगा, x y फॉर्म नोडल प्लेन। नोड का मतलब क्या होता है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। तो नोड क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन को फॉर्म होने की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो सब लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा।